दोस्तों नमस्कार, स्वागत है परीक्षा खबरी में। 14, 15, 16, 17 सितंबर के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसा कि 14, 15 और 16 का नहीं दे पाए थे वीडियो। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, यूपी पीएससी और हाई कोर्ट आरओ प्रीलिम्स मेंस के लिए जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है, संपर्क करके जुड़ सकते हैं। यूपी पीसीएस का चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो पीडीएफ एक साथ आप प्राप्त कर सकते हैं जितने भी टेस्ट हैं, और उनको नियत समय में अगर लगा लेते हैं तो काफ़ी आपका लाभ हो जाएगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर संपर्क करके ले सकते हैं। 14 सितंबर को अगर बात करें तो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। करो हिंदी का मान तभी बढ़ेगी देश की शान। बिल्कुल देश की शान बढ़ती अगर हिंदी का मान किया गया होता हमारे सिस्टम, हमारी सरकार के द्वारा, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। मान तो बढ़ा है लेकिन सच्चे अर्थों में मान तभी बढ़ता, जैसे चाइना हो गया, तमाम यूरोपीय कंट्रीज़ हो गई। वहाँ आप देखोगे संतुलित क्षेत्रीय विकास है, समावेशी विकास की तरफ वो सब आगे बढ़ पाए हैं, तो उसका कारण है कि उन्होंने अपनी भाषा में प्रगति की है। हमारे यहाँ अपनी भाषा को इतना महत्व नहीं दिया गया। सिस्टम में भी लगातार एक विशेष भाषा को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी भाषा के प्रति वैमनस्य रखना तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाषा तो मात्र एक कम्युनिकेशन का माध्यम होती है। लेकिन चूँकि हिंदी ऐसी भाषा थी जिसको पूरे देश में अगर अपनाया जाता, खासकर सरकार या सिस्टम अपनाती उस तरीके से, तो आज संतुलित क्षेत्रीय विकास के मामले में हम इतने पीछे ना होते, है ना। जन जागरूकता ज़्यादा होती, लोगों की जो रुचि है वो सरकारी योजनाओं से, जो सरकारी क्रियाकलाप उसमें ज़्यादा होती। तो जन भागीदारी, जन जागरूकता, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होते हैं गवर्नेंस के, खासकर सुशासन के, गुड गवर्नेंस के। तो हिंदी को महत्व न दे करके हमने कहीं ना कहीं इस पहलू को अछूता रखा है। खासकर अगर सिस्टम की बात करें तो, और आज तो यूपीएससी ऐसी परीक्षाएं क्वालिफाई करना हिंदी माध्यम के लिए एक असंभव सी बात हो गई है। होते भी है तो बहुत नीचे। आईएएस आईपीएस बनना तो बहुत ही, अब क्या ही कहें, आप सब जान रहे होंगे। और उसके बाद फिर करो हिंदी का मान तभी बढ़ेगी देश की शान केवल अब कागजों में, उत्सवों में और महोत्सव में ही सीमित रह गया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस फिलहाल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषी लोगों के लिए 14 सितंबर का दिन बेहद खास होता है। इस दिन देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को, बहुत महत्वपूर्ण है, 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसके बाद से इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की सिफारिश के बाद 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था, तब से मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को है, ये भी याद रखिएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस उस दिन मनाया जाता है जिस दिन संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया, जबकि विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देना है। हिंदी दुनिया में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह दुनिया भर में तीसरी स्थान पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण इथोनोलॉज में यह बताया गया है कि पूरी दुनिया में करीब 61.5 करोड़ लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रखी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला। अब ये महत्वपूर्ण सवाल हो गया है, कहाँ पर रखी है, तो अलीगढ़ में रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में स्थापित किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड के प्रदर्शनी मॉडल के साथ साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। अब देखिए, डिफेंस कॉरिडोर पूछता है प्रश्न कि अलीगढ़ आता है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पर है। ओके, तो ये सब चीज़ें भी आपको एक माइंड में रखनी, हाँ डिफेंस कॉरिडोर यहाँ भी है। और प्रश्न भी आया है, रक्षा औद्योगिक गलियारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है क्या, कहाँ कहाँ से है, ये याद रखिए। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जब उन्होंने लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया था। इस कॉरिडोर के तहत आगरा, ध्यान रखिएगा, आगरा, अलीगढ़, झांसी, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ नाम के कुल 6 नोड्स की योजना बनाई गई है।
यह कॉरिडोर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे? तो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, पत्रकार, क्रांतिकारी और भारत की अनंतिम सरकार में राष्ट्रपति थे। अनंतिम सरकार में राष्ट्रपति थे, जिसने 1915 में काबुल से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निर्वासन में भारत सरकार के रूप में कार्य किया था। तो अफगानिस्तान में पूछा है कौन कार्य किया था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने 1940 में जापान में भारत के कार्यकारी बोर्ड का भी गठन किया था, ये भी महत्वपूर्ण है। वह 1911 में बाल्कन युद्ध का हिस्सा थे, ये भी महत्वपूर्ण है। इन्हें आर्यन पेशवा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो सारे फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हिस्ट्री की दृष्टि से। इंडियाज़ लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नेरी डेवलप्ड इन रानीखेत। उत्तराखंड के रानीखेत में विकसित हुई भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी। तो उत्तराखंड में आप देखोगे पिछले 1-2 साल से आप सुन रहे होगे कुछ न कुछ लाइकेन का एक बाग लगा दिया गया, पार्क लगा दिया गया, ठीक है, पहला लाइकेन पार्क खोला गया। इस तरीके से तमाम जो है, तो इनको इकट्ठा करके आप लोग रख लो, क्योंकि उत्तराखंड में ही मैक्सिमम चीज़ें इस तरह की खोली जा रही हैं उद्यान टाइप की। उत्तराखंड के रानीखेत में विकसित हुई भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी। तो 12 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में देश की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किया गया। केंद्र की प्रतिपूरक वनीकरण योजना कंपा के तहत उत्तराखंड वन विभाग द्वारा 3 वर्ष की अवधि में फर्नेरी को विकसित किया गया है। इसमें पश्चिमी और पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिमी घाट की प्रजातियों का मिश्रण भी है। अखिल भारतीय उद्यमिता प्रदर्शन का आयोजन तो 11 सितंबर 2021 को कहाँ पर किया गया, ये महत्वपूर्ण है। श्रीनगर के कश्मीर हाट में एक अखिल महिला उद्यमिता प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन जम्मू और कश्मीर हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग के सहयोग से एक्सीडिंग इवेंट एक्सपेक्टेशंस द्वारा किया गया था। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम उन सभी महिलाओं उद्यमों के लिए है जिनके पास अपना स्टार्टअप है या जो पहले से ही व्यवसाय में है। डेनियल मेदवेदेव ने 2021 यूएस ओपन पुरुष फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया है, तो इन्होंने जीत लिया खिताब। तो रूस के डेनियल मेदवेदेव को पुरुष एकल फाइनल में विश्व के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर 2021 यूएस ओपन के चैंपियन का ताज पहनाया गया। उन्होंने सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के विरुद्ध सीधे सेटों में जीत के साथ अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इनका पहला भी है, याद रखिएगा, डेनियल मेदवेदेव का। येवगेनी कफेलनिकोव और मराट सफीन के बाद मेदवेदेव ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरी रूसी खिलाड़ी बन गए। गुजरात के नए मुख्यमंत्री चुने गए भूपेंद्र पटेल, इतना याद रखिए। 12 सितंबर को गुजरात के नए मुख्यमंत्री चुने गए थे। 13 को इन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया था। विजय रूपानी ने इस्तीफा दिया था 11 को। अफगानिस्तान में होगी महिलाओं को विश्वविद्यालय में पढ़ने की अनुमति। चलिए, ये तो अफगानिस्तान में महिलाओं को विश्वविद्यालय में पढ़ने की अनुमति होगी। अब चूँकि तालिबान को अपना जो है चौतरफा जो एक नेगेटिव माहौल है पूरे विश्व में, उसको दूर करना है, अपने आप की छवि को सुधारना है लोगों के सामने, तो कुछ न कुछ अच्छे काम भी करने होंगे, अच्छी घोषणाएं भी करनी होंगी। उन्हीं में से एक है लोक लुभावनी जिसको कहते हैं, जुमला जिसको कहते हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं को विश्वविद्यालयों में पढ़ने की अनुमति होगी, लेकिन लिंग अलगाव और इस्लामी ड्रेस कोड अनिवार्य होगा, मतलब परतंत्रता के साथ। तालिबान के नए उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी ने इसकी घोषणा की। इस्लामी शरिया कानून की व्याख्या के अनुसार जहां भी संभव हो महिला छात्रों को महिलाओं द्वारा पढ़ाया जाएगा, कक्षाएं अलग अलग रहेंगी। स्काई रूट एरोस्पेस बनी इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी। कौन? स्काई रूट एरोस्पेस। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। यह 2022 में लॉन्च से पहले अपने छोटे रॉकेट का परीक्षण करने और योग्यता मापने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग और सुविधाओं का प्रयोग करेगा। फ्रेमवर्क समझौता कंपनी को विभिन्न इसरो केंद्रों पर कई परीक्षण और सुविधाओं के प्रयोग की अनुमति देगा। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, ये क्या है? तो हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जलवायु कार्यवाही एवं वित्त संग्रहण संवाद अर्थात क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुभारंभ किया गया। यह अप्रैल 2021 में जलवायु पर लीडर समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जोसेफ
बाइडेन द्वारा शुरू किए गए भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के 2 ट्रैक में से एक है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी आपसे। यह संवाद भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों को वित्तीय पहलुओं को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को नवीनीकृत करने का अवसर प्रदान करेगा। यह जलवायु कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए पेरिस समझौते के तहत परिकल्पित जलवायु वित्त को मुख्य रूप से अनुदान और रियायती वित्त के रूप में उपलब्ध कराने में सहायक होगा। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का ग्रह को गर्म करने वाली मीथेन को कम करने के लिए वैश्विक समझौता हुआ है। किसके बीच? अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच। और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इस दशक के अंत तक ग्रह को गर्म करने वाली मीथेन के उत्सर्जन में लगभग 1/3 की कटौती करने के लक्ष्य पर सहमत हुए हैं। वे अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। ग्लोबल मीथेन प्लेज के एक मसौदे के अनुसार वे 2020 के स्तर की तुलना में 2030 तक, ये भी ध्यान रखना है कब तक, 2030 तक मानव जनित मीथेन उत्सर्जन को कम से कम 30% तक कम करने के लिए एक संयुक्त प्रतिज्ञा करेंगे। सरकार 36,000 गाँवों को कवर करते हुए शुरू करेगी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। याद होगा आपको योजना। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर में 36,000 गाँवों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू करेगा। इसके तहत 50% आदिवासी आबादी वाले गाँवों को प्राथमिकता दी जाएगी। 50%। असम के 1700 आदिवासी गाँवों को मॉडल गाँव में बदला जाएगा। राज्य में अतिरिक्त 184 नए वन धन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे लगभग 60,000 लोगों को लाभ मिलेगा। वाशिंगटन डीसी में होगा लीडर समिट ऑफ क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क और इसमें भाग लेंगे प्रधानमंत्री। कहाँ पर होगा? वाशिंगटन डीसी में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन डीसी में लीडर समिट ऑफ क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क में भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन भी भाग लेंगे। तो क्वाड में कौन है? 4 हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। तो चारों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं भाग लेंगे। नेता 12 मार्च 2021 को अपने पहले आभासी शिखर सम्मेलन के बाद से हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। सुपर 30 के आनंद कुमार को मिला स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021। तो गणितज्ञ आनंद कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बस इतना जानिए, बाकी चीज़ें नहीं। यह पुरस्कार हर वर्ष उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में या गाय के कल्याण के लिए विशेष कार्य किया है। ब्रह्मानंद पुरस्कार। भारत ने विजन सागर के हिस्से के रूप में मॉरिशस को सौंपे डोर्नियर विमान। किसको? मॉरिशस सौंपा है, भारत ने सौंपा है, और विजन सागर के हिस्से के रूप में। तो भारत ने 13 सितंबर 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए विजन सागर के हिस्से के रूप में मॉरिशस को डोर्नियर विमान सौंप दिया है। सागर की बात करें, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। किस रीजन में? हिंद महासागर के रीजन में, के माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना चाहता है और उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है। भारत ने लॉन्च किया अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल जहाज INS ध्रुव। तो INS ध्रुव क्या है? भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने वाला जहाज है। तो भारत ने अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग भी करता है जहाज INS ध्रुव लॉन्च किया है। यह 10,000 टन का जहाज है। इसे विशाखापट्टनम के दक्षिण भारतीय बंदरगाह से लॉन्च किया गया था। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड ने DRDO और NTRO के साथ मिलकर बनाया है। इसमें अनुसंधान के साथ साथ दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए समुद्र तल को मैप करने की क्षमता भी है। गुवाहाटी में शुरू हुआ पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन। कहाँ पर हुआ सम्मेलन? ये पूछ सकता है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने सम्मेलन को संबोधित किया। T+1 निपटान प्रणाली। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि T+1 होता क्या है, किससे संबंधित है। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। T+1, T+2 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? शेयर मार्केट संबंधित, स्टॉक मार्केट संबंधित, सॉरी, ठीक है, ये स्टॉक मार्केट से संबंधित टर्म है T+1। तो क्या है? हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा सेबी द्वारा स्टॉक मार्केट एक्सचेंजों के लिए T+1 निपटान प्रणाली की पेशकश की गई है।
यदि स्टॉक एक्सचेंज इस प्रस्ताव से सहमत होते हैं तो निवेशकों को उनके द्वारा बेचे गए या खरीदे गए शेयरों के लिए अपने खातों में तेजी से और सुरक्षित और जोखिम मुक्त वातावरण में राशि प्राप्त हो सकेगी। T+1, T+2 या T+3 चक्र क्या है? तो T+1 शब्दावली प्रतिभूति लेन देन की निपटान तिथि को संदर्भित करने से संबंधित है। T का अर्थ लेन देन की तारीख होता है, अर्थात यह जिस दिन प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है उस तारीख को दर्शाता है। 1 या 2 या 3 संख्याएं यह दर्शाती हैं कि लेन देन की तारीख के कितने दिन बाद निपटान अर्थात धन का हस्तांतरण होता है या प्रतिभूति का स्वामित्व प्राप्त होता है। स्टॉक और म्यूचुअल फंड आमतौर पर T+1 चक्र के अनुसार संचालित होते हैं और बॉन्ड तथा मुद्रा बाजार फंड T+1, T+2 और T+3 के बीच परिवर्तित होते रहते हैं। ये स्टेटमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इस तरह के स्टेटमेंट पूछ लेता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर के दिवस को हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं उसी उपलक्ष्य में। तो वर्ल्ड ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा करने होता है, उसके लिए लोगों को जागरूक करना होता है। ऐसे में 16 सितंबर 2021 को एक बार फिर ओजोन परत को बचाने के लिए जागरूकता अभियान के साथ वैज्ञानिक नए रास्ते और नुकसान के बारे में बताएंगे। वर्ल्ड ओजोन डे 2021 की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस पर प्रकाश डाला गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत कुछ करता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन को धीमा करना और ठंडे क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में मदद करना, जो खाद्य सुरक्षा में योगदान है। तो इस बार की थीम, इस बार का जो मुख्य विषय है यही है। आपको बता दें कि ओजोन परत वो सुरक्षा कवच है जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी को बचाती है। अगर ये परत ना हो तो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को कई तरह की त्वचा संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है, सूर्य से निकली पराबैंगनी किरणों या अल्ट्रावायलेट किरणों से अभिक्रिया करके ओजोन का निर्माण करती है, और ये ओजोन समताप मंडल में ही वहाँ पर जम जाता है, ठीक है, फैल जाता है, जिसको हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। तो ये समताप मंडल पाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। कैसे ओजोन डे मनाने की शुरुआत हुई? तो वैज्ञानिकों ने साल 1970 के अंत में ओजोन परत में छेद होने का दावा किया था। इसके बाद 80 के दशक में दुनिया भर की कई सरकारों ने इस समस्या को लेकर चिंतन करना शुरू कर दिया। वर्ष 1985 ये महत्वपूर्ण वर्ष था जिसमें ओजोन लेयर की रक्षा के लिए वीना कन्वेंशन को अपनाया गया। इसके बाद 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर यहाँ पर गलत दिया है, तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन डे मनाने का फैसला किया। साल 1995 में पहला वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया। और 16 सितंबर का दिन क्यों चुना गया? मैंने आपको बताया कि 16 सितंबर 1987 को पहला प्रोटोकॉल ओजोन पर अपनाया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसी उपलक्ष्य में 16 सितंबर को मनाने का फैसला लिया गया था। कनेक्ट करो 2021 क्या है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कनेक्ट करो 2021 टूवर्ड्स इक्विटेबल सस्टेनेबल इंडियन सिटीज़ कार्यक्रम को संबोधित किया। यह विश्व संसाधन संस्थान WRI भारत द्वारा आयोजित और मेजबानी में किए गए कार्यक्रमों की एक वैश्विक श्रृंखला का हिस्सा है, ताकि भारतीय और वैश्विक नेताओं एवं अन्य हितधारकों को एक साथ लाया जा सके जो समावेशी, टिकाऊ और जलवायु समर्थित भारतीय शहरों को डिजाइन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। WRI इंडिया एक स्वतंत्र चैरिटी संस्थान है जो कानूनी रूप से इंडिया रिसोर्सेज ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता डिफेंस एक्सपो 22 फरवरी 2020 में लखनऊ में आपको पता है कि आयोजन हुआ था डिफेंस एक्सपो का। तो पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री सम्मेलन भी वहाँ पर आयोजित हुआ था, ये ध्यान रखना है। इसके 2 वर्ष बाद भारत अगले वर्ष 2022 में मार्च माह में डिफेंस एक्सपो के अवसर पर भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का आयोजन करेगा। भारत सरकार इस कार्यक्रम को अपनी द्विवार्षिक डिफेंस एक्सपो सैन्य प्रदर्शनी के साथ आयोजित होने वाली नियमित कार्यक्रम के रूप में स्थापित करने पर विचार कर रही है। यह वार्ता भारत और अफ्रीकी देश के बीच मौजूदा साझेदारी के निर्माण में मदद करेगी
तथा पारस्परिक जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाने के लिए भी मददगार होगी। और यह वार्ता कहाँ होगी? डिफेंस एक्सपो कहाँ होने वाला है अगला? तो गांधीनगर में, गुजरात में होने वाला है। आयोजन का व्यापक विषय क्या होगा? भारत अफ्रीका रक्षा और सुरक्षा सहयोग में तालमेल एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रणनीति अपनाना। मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान को इस संवाद के नॉलेज पार्टनर के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना अंतर ही है, अमेरिका, भारत और अफ्रीका के बीच होने वाला है। कहाँ? ये गांधीनगर में, डिफेंस एक्सपो जहाँ होगा अगला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बात करें तो IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट उड़ान। प्रोजेक्ट उड़ान तो IIT बॉम्बे ने 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर अपना प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या होगा? प्रोजेक्ट उड़ान को उच्च शिक्षा के संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली भाषा की बाधा को तोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट उड़ान अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और अन्य धाराओं की पाठ्यपुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री के अनुवाद को सक्षम बनाता है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद पारिस्थितिकी तंत्र है। NIOS ने शिक्षा में नवाचार के लिए जीता यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार। तो भारत के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS ने यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कारों का प्रतिष्ठित किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 जीत लिया है। भारतीय सांकेतिक भाषा आधारित सामग्री पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रौद्योगिकी सक्षम समावेशी शिक्षण सामग्री के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा को सक्षम करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। लीड्स 2021 एशियन सत्र। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 14 सितंबर 2021 को FICCI फिक्की द्वारा आयोजित भारत आसियान कनेक्टिविटी साझेदारी पर लीड्स 2021 आसियान सत्र को संबोधित किया। लीड्स किससे संबंधित है? डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है। को एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र के वैश्विक नेताओं के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में तैयार किया गया है ताकि नेतृत्व, आर्थिक उत्कृष्टता और परिवर्तन के अनुकूलता के सिद्धांतों पर विचार विमर्श किया जा सके। IAAFP शिखर सम्मेलन 2021। विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित प्रथम भारत अफ्रीका कृषि और खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत अफ्रीका में चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और पांचवा सबसे बड़ा निवेशक है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो लास्ट में दी है, याद रखिएगा। भारत ने बढ़ती घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए दालों के आयात के लिए किससे? मालावी से और मोजाम्बिक के साथ समझौता किया है। दालों का आयात कहाँ से करेगा भारत? मलावी और मोजाम्बिक से। दोनों मस हैं, याद रखिएगा। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2020-21 पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 14 सितंबर 2021 को राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से पुरस्कार प्राप्त किया। यह लगातार चौथी बार है जब PNB बैंक को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो PNB को प्रथम पुरस्कार इसमें मिला राजभाषा कीर्ति में। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में से संन्यास की घोषणा अभी हाल ही में किस बड़े खिलाड़ी ने की है? तो लसित मलिंगा ने, श्रीलंका ने। 17 सितंबर आज है और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में आज के दिन मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। तो 2021 की विषय वस्तु क्या है? सेफ मटेरियल एंड न्यू बोर्न केयर। इस दिन की स्थापना मई 2019 में 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई पर संकल्प WHA 72.6 को अपनाने के साथ की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है। WHO 72.6 किससे संबंधित है? पूछ सकता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक जुड़ाव बढ़ाना, रोगी सुरक्षा को बढ़ावा देना और रोगी के नुकसान को कम करना है। 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। ठीक है, तो 15वीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक, ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 16 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी। बैठक की विषय वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है। क्या थी? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। शून्य अभियान पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। किससे संबंधित है? तो नीति आयोग, RMI अर्थात रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, ठीक है, और RMI इंडिया ने शुरू किया शून्य अभियान। तो नीति आयोग ने RMI
अर्थात रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से 15 सितंबर 2021 को शून्य लॉन्च किया। यह उपभोक्ताओं और उद्योगों के साथ कार्य करके शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने की एक पहल है। बहुत ही अति महत्वपूर्ण अभियान का उद्देश्य शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और शून्य प्रदूषण वितरण के लाभों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना है। SCO बैठक के लिए तजाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री S जयशंकर। तो भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर क्षेत्रीय संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए 16 सितंबर 2021 को तजाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो तजाकिस्तान में हो रही बैठक ये आपको याद रखना है। वहीं 17 सितंबर को SCO के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में आज शिखर सम्मेलन है, तो आज प्रधानमंत्री आभासी तौर पर इसमें शामिल होंगे। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। विदेश मंत्रियों के सम्मेलन कहाँ जाएंगे विदेश मंत्री, तो तजाकिस्तान जाएंगे और वहीं प्रधानमंत्री आज 17 सितंबर को SCO के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में आभासी तौर पर शामिल होंगे। पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश में स्थापित किया 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट। किसने? पेप्सिको ने। और कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मथुरा में अपना ग्रीन फील्ड फूड प्लांट स्थापित किया। संयंत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। फूड प्लांट भारत में विनिर्माण क्षेत्र में पेप्सिको का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड निवेश है। ग्रीनफील्ड निवेश और ब्राउनफील्ड निवेश हम आपको बता चुके हैं कई बार। और इसका उपयोग लेस के आलू के चिप्स बनाने के लिए किया जाएगा। भारत की तरफ से टाइम की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में, जिसमें अलग अलग कैटेगरी दी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO हैं अदार पूनावाला को टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में रखा गया है। ये चीज़ याद रखिएगा, 3 लोगों का नाम। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट आंध्र प्रदेश में चालू हुआ है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड ने भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक PV प्लांट को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। आंध्र प्रदेश में NTPC सिमहाद्री में स्थित 25 मेगावाट की फ्लोटिंग SPV परियोजना 100 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। स्वच्छ बिजली उत्पादन के अलावा परियोजना कवर किए गए क्षेत्र को छाया प्रदान करके पानी के वाष्पीकरण को भी ये कम करेगी। टाटा स्टील ने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट चालू किया। तो किसने चालू किया? टाटा स्टील ने। यह ऐसी कार्बन कैप्चर तकनीक बनाने वाली देश की पहली स्टील कंपनी है जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। टाटा स्टील सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए साइट पर कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः उपयोग करेगा। ये पूछ सकता है AUKUS क्या है? AUKUS क्या है? तो A से ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, UK तो है ही और US है ही। तो A ऑस्ट्रेलिया, UK और US, एक AUK US के गठन की घोषणा भी हाल ही में तीनों देशों ने अर्थात US, UK और ऑस्ट्रेलिया ने की है। AUKUS की पहली परियोजना ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बी बेड़े का अधिग्रहण करने में मदद करेगी। इनकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा एक संयुक्त संबोधन में की गई है। तो ये AUKUS जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी के गठन की बात करता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।